नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 21 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। हिंदी माध्यम की ये श्रृंखला है और इसमें आगे चलते हैं। रोज हम इतिहास से शुरू करते थे और आज थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया है और ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी को आप पहले देख रहे हैं। अच्छा, पीछे हमने पिछले लेक्चर में, जो भी पिछला लेक्चर पर्यावरण वाला रहा होगा, उसमें भू जैव रासायनिक चक्रों की चर्चा की थी और वहीं पर अपनी बात को खत्म किया था। तो भू जैव रासायनिक चक्र में हमने ये देखा कि जल चक्र कैसे चलता है और नाइट्रोजन चक्र का पूरा संचालन कैसे होता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो धरती पर कैसे उतरती है और कैसे उसका पुनर्चक्रण होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कार्बन चक्र को। तो कार्बन के अगर हम स्रोत की बात करें, किसी भी चक्र को चलाने के लिए उसका एक स्रोत होना आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन का एक स्रोत था जो कि वायुमंडल में निहित था, वैसे ही जो जल चक्र था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में तालमेल हो रहा था और वो बार बार उसका साइक्लिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो कार्बन चक्र में कैसे होता है, ये जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से संचालित होता है। मतलब उसी के माध्यम से जितने भी इसके स्वरूप हैं उन्हें हम देख पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम देखें तो हमारे वायुमंडल में ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इसकी भी मात्रा इतनी कम भी नहीं। और अभी तो यही चिंता की जड़ है, क्योंकि इसका अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यानी जो कंपोजिशन है वायुमंडल में गैसों का तत्काल में, वो बिगड़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट तगड़ा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है जो कि विनाशकारी है। तो वो तो आगे की बात है। कुल मिलाकर इसका गुण ये है कि पानी में ये बहुत ज़्यादा घुलनशील है, आसानी से डिजॉल्व हो जाती है और इसीलिए समुद्र जो कि जल का सबसे बड़ा भंडार है, वहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर घुली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूमंडलीय कार्बन चक्र के जो चरण हैं उसको देखें आप, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसी के सहयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और बदले में हरे पौधे ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 का ये इस्तेमाल करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि अजैविक कार्बन को ये कार्बनिक पदार्थ में यानी भोजन में परिवर्तित करते हैं। अजैविक जो कार्बन होता है उसको ये क्या करेंगे, भोजन में यानी जो जैविक पदार्थ है उसमें परिवर्तित करेंगे और ऑक्सीजन को वहाँ से मुक्त कर देंगे। तो ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब प्रतिवर्ष हरे पौधों के द्वारा संपूर्ण जैवमंडल की करीब 4.9 × 10⁻13 किलोग्राम, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी संख्या है। 4.9 और 10⁻13 यानी 1 के आगे 13 शून्य, और उनका जब आप 4.9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो उतने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ये हरे पौधों की जिम्मेदारी है और कितना बड़ा रोल वो हमारे पर्यावरण को बैलेंस रखने में प्ले करते हैं ये यहाँ से मालूम होता है। लेकिन अगर जंगल में आग लग गई तो जंगल में आग लगेगी तो जो इनके अंदर स्टोर कार्बन है वो रिलीज हो जाएगा। तो बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आग जो है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती और पौधों के अंदर जो संचित कार्बन है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ यौगिक बना लेगा तो बनेगी CO2। और भी गैसें बनेगी लेकिन CO2 बनेगी बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये बहुत नुकसानदेह भी हो जाता है। तो जंगल की आग न सिर्फ पौधों को नष्ट करती है बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करती है। श्वसन को देख लेते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में भी ये इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल होने का मतलब ये कि यही रिलीज होती है वेस्ट मटेरियल के तौर पे, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, हमारे फेफड़े जो हैं वो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर पाते हैं और बाद में जो अंतर क्रियाएँ हैं, यानी जो अंदर का हमारा दहन और उपापचयी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस छोड़ देते हैं वायुमंडल में, यानी बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये उपापचयी क्रिया में काम आती है। ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा जो CO2 है वो CO2 तथा जल मुक्त करने का काम होता है। तो ये अंदर चलने वाला प्रोसेस है जो कि जीवधारियों में होता है। और श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों, यानी उसमें पौधे भी आ सकते हैं, जंतु भी आ सकते हैं और जितने अपघटक हैं वो सब भी आ सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक बार फिर से पुनः विमोचित हो जाती है, यानी एक बार फिर से रिलीज कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि हरे पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसे अपने भोजन के तौर पे अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया। कुछ मात्रा में कार्बन उनके अंदर संचित हुआ और उन हरे पौधों को भोज्य पदार्थ के तौर पे सेवन करने वाले जो शाकाहारी जीव हैं वो असल में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो एक बार फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच जाती है। अपघटन में क्या होता है,
तो अपघटन की जो प्रक्रिया है उसमें जंतुओं के द्वारा स्वांगीकरण या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया जो समस्त भोजन होता है, यानी पूरा भोजन जो करते हैं, उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने खाया वो सब उनके मेटाबॉलिज्म में पच गया, कुछ न कुछ उसमें से बेकार होता है। और वो जो अधिकांश भाग होता है वो अपनी जीव संहिता के रूप में वो इकट्ठा करके रखते हैं, यानी उनके शरीर में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो स्टोर पार्ट रहता है, मतलब कहने का तात्पर्य कि संग्रहित भाग रहता है जो कि उनके मेटाबॉलिज्म में खप नहीं पाया रहता है, वो प्राप्त हो जाता है अपघटकों को। और मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, यानी जो अवसाद होता है या आप कह लीजिए कि अपरद होता है जो कि मृत पदार्थ होता है, तो वो जो अपघटक जीव होते हैं उनको प्राप्त हो जाता है। और ये अपघटक क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। और उसके बाद जब अपघटन की प्रक्रिया होती है तो एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विमोचित हो जाती है। तो यहाँ से भी विमोचन होता है, जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया है जो कि है दहन। यहाँ हम उन समस्त प्रक्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो दहन की प्रक्रिया में तो सीधा है कि किसी भी जीव संहिता को आप जला दीजिए, यानी जैव मात्रा को जलाइए, तो बदले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित तौर पर वहाँ से मुक्त होगी, क्योंकि कार्बन की उपस्थिति उस जैविक पदार्थ में रहती है। मानव गतिविधियाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मानव गतिविधियाँ विशेष रूप से जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो औद्योगिकरण जब से शुरू हुआ है, इंग्लैंड और यूरोप से ये प्रारंभ होकर पूरी दुनिया में छा गया है, तो वहीं से शुरुआत हुई भूमंडलीय चक्र में कार्बन चक्र के बड़े पैमाने पर डिस्टर्बेंस की। कार्बन साइकिल कैसा है, डिस्टर्ब हो गया है। सबसे ज़्यादा जिसे हमने डिस्टर्ब किया है वो है कार्बन साइकिल। बाकी जो है वो तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, लेकिन वो इसकी वजह से हो रहे हैं। अब वनोन्मूलन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने देखा कि हरे पौधे कितने बड़े पैमाने पर इसे खपत कर रहे थे। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी या जो असंतुलित कार्बन की मात्रा थी उसको संतुलित करने में अपना योगदान दे रहे थे, उतना अपने अंदर स्टोर करके रख रहे थे। लेकिन जब जंगल रहेंगे ही नहीं, हरे पौधे ही नहीं रहेंगे, तो वो जो कार्बन का सिंक तैयार हो रहा था वो कहाँ होगा, कहीं नहीं हो पाएगा। तो वो वायुमंडल में घूमता रहेगा, फिर परेशान करेगा। तो वो चल रहा है। और उसके साथ उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी CO2 के उत्पादन की वो तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे कृत्रिम नमूने हमने तैयार करके रखे हुए हैं, जैसे बिजली संयंत्र है, मोटर वाहन, सबको व्हीकल चाहिए अपना। अगर चौपहिया मतलब 4 पहिया वाहन नहीं चाहिए तो फिर दोपहिया ही सही, जैसी औकात जिसकी है उसके हिसाब से वो फॉसिल फ्यूल भरवा लेगा और दौड़ेगा। तो इस तरह के जो वाहन हैं जिनकी तादाद रोड पे बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से सरकार को रोड भी चौड़ी करवानी पड़ रही है, तो वहाँ से अलग नुकसान हो रहा है, ज़मीन का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, पेड़ अलग काटे जा रहे हैं, नए नए राजमार्ग रोज बन रहे हैं। तो ये क्यों बन रहे हैं आखिर, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और सबको अपना निजी वाहन चाहिए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूरी में ही इस्तेमाल करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाला धुआं है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसमें का कार्बन आखिर जाएगा कहाँ, वो अतिरिक्त हो जा रहा है। और ये सब अतिरिक्त कार्बन परेशानी पैदा कर रहा है, जो पूरा गैसों का कंपोजिशन है वो गड़बड़ा जा रहा है। तो ये सब कारण है। इसके अलावा बढ़ोतरी की वजह से जो भूमंडलीय तापन है वो भी बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो सिंपल है, आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब प्रकृति ने पृथ्वी को एक ब्लैंकेट उड़ा के भेजा हुआ है, मतलब एक कंबल पहनाया हुआ है जो कि असल में गैसों का आवरण है। और उसमें मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि अपने अंदर भारी मात्रा में पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता रखती है। तो ये पृथ्वी पर एक औसत तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। मतलब ऐसा होता है ना कि पृथ्वी जितना सौर ऊर्जा को दिन के समय में ग्रहण करती है उतना ही रात में रिलीज कर दे, यानी बाहर भेज दे, जैसा कि होना चाहिए, रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। तो ऐसे में पृथ्वी का तापमान 0 हो जाएगा, यानी जितना तापमान उसने लिया था उतना लौटा दिया, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हुआ, 0 हुआ। और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, यानी पानी जो है जम जाएगा, तो पूरी पृथ्वी जो है वो फ्रीज हो जाएगी। जो हिस्सा रात के अंधकार में डूबा है वो जम जाएगा। ऐसा नहीं होता है, रात में कोई बर्फ तो जमती नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जो बीच में गैसों का कंबल है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का जो कंबल है, वो कुछ मात्रा में ऊष्मा को अपने अंदर रोक कर रखता है। तो इससे एक नियमित तापमान बना रहता है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब वही गैसें ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगी और अगले दिन फिर सूर्योदय होगा, मतलब उस हिस्से में सूर्योदय होगा और फिर सूर्य का तापमान एक नए सिरे से मिलेगा। तो औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका परिणाम पृथ्वी की जलवायु पर पड़ रहा है। जो जलवायु परिवर्तन एक धीमी रफ्तार में होना चाहिए था, वो भी नेचुरल प्रक्रिया है, वो एकदम तेज हो गई है। तो ये चिंताजनक बात है। आगे चलते हैं। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ये कार्बन साइकिल का है और कार्बन साइकिल में सीधा है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं है। ये सनलाइट है, यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश जो कि मूल ऊर्जा का स्रोत है। हरे पौधे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं, जमीन से पोषक पदार्थों को खींच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना भोजन बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा के रूप में इनकी कोशिकाओं में, इनके ऊतकों में जो ऊर्जा है वो संचित हो रही है। कार्बन का भंडारण इनके शरीर में हो रहा है।
बदले में ये ऑक्सीजन रिलीज करते रहे। तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं ये जीव जंतु, और इसमें हम लोग भी शामिल हैं, सिर्फ चौपाया ही नहीं। अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन, अब जैसे पौधे हैं या बड़े वृक्ष हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही लेने देने वाला काम किया, वो भी एक जीवित चीज़ है, मतलब उनके अंदर भी जीवन है, तो उनकी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनसे भी अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे कि पत्तियां सूख कर गिरती हैं, छाल छूटती है उनकी। जैसे कोई पेड़ अभी आपने लगाया और वो मोटा हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, तो आप देखेंगे कि उसकी छाल जो है, मतलब उसके पूरे चारों ओर जो है दरारें आने लगती हैं, मतलब वो मोटा हो रहा होता है, तो ऊपर की पपड़ी छूटती है, तो वो गिरती है। और ये सब जो वेस्ट मटेरियल है ये ज़मीन पर गिरता है, तो इसके अंदर भी कार्बन भंडारित होता है, तो ये ज़मीन में मिक्स हो जाता है, मतलब ये जो पत्तियां हैं ये सड़ गल कर ज़मीन में डिजॉल्व हो जाती हैं, या तो आप झाड़ू लेकर वहाँ से बटोर दीजिए। लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, जंगल में पूरा पत्तियों का एक जो कंबल जैसा है वो बिछा रहता है, तो ये क्या होती हैं, सड़ गल कर नष्ट होती हैं, ज़मीन में जाकर मिलती हैं, तो ये कार्बनिक अवशेष ही हैं, डीके ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ आप मरे हुए जीव को देख रहे हैं, तो इसके भी शरीर से जो अपर्द खाद्य श्रृंखला है उसके परिणाम स्वरूप जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है, तो उससे CO2 रिलीज हो रही है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया गया, और इसको खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में कार्बन कहाँ से पहुँचा, इन हरे पौधों के उत्पादों के माध्यम से पहुँच गया। अब उनकी कोशिकाओं में वो कार्बन काम में आया, कुछ उनके मेटाबॉलिज्म में संग्रहित हुआ और कुछ उनके द्वारा रिलीज किया गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लांट का जो रेस्पिरेशन है उसमें ये प्रक्रिया होती है, तो उसमें तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अच्छा, मानव निर्मित जो गतिविधियाँ हैं उसमें फैक्ट्री का इमिशन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन है, तो वॉल्केनिक इरप्शन में भी क्या है, अंदर से गैसें बहुत गुबार के साथ बाहर आती हैं, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक होते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कहीं ना कहीं वो भी होती है। कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, राख, कोयला, धुआं वहाँ से निकलता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो कार्बन की मात्रा को बढ़ा रही हैं वायुमंडल में। यहाँ पर आप देखें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिज्म का, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें से कुछ, मतलब हरे पौधे भी नष्ट होंगे तो ज़मीन में दबेंगे, मतलब कुछ दब जाएंगे, कुछ फेंक दिए जाएंगे कहीं और जो जीव जंतु हैं वो भी मरेंगे तो ज़मीन में गाड़े जाएंगे, और उसमें से कुछ जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कार्बन का एकदम से निचुड़ा हुआ सोर्स है, आप इसे अर्क कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो जितने भी मरे हुए जीव जंतु और हरे पौधे थे, जब वो मरे और नेचुरल प्रोसेस के तहत ऊपर से उनकी मिट्टी की परत चढ़ गई और नीचे वो दफन हो गए, तो धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के समय में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल बन गए। तो इस तरह की प्रक्रिया बाद में भी चलती रहेगी, समय लगेगा लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कार्बन का ही एक पूरा प्रचुर भंडार है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये कार्बन साइकिल चलता है, फिर यहाँ से ये रिलीज होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा भंडारण है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन चक्र को। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और इसकी जो मात्रा है वो मूल रूप से वायुमंडल में है, और कितनी है तो लगभग 21% है, लगभग 21% है, ये अप्रॉक्सीमेट है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पृथ्वी के पटल की बात की जा रही है, यानी उसकी क्रस्ट की बात की जा रही है। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, मतलब उसमें भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ये कहने का मतलब है। आपने CO2 जो यौगिक है उसको देखा है, कार्बन इसमें और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ भी है। अब इसके साथ ये कहा गया कि पृथ्वी के पटल में यह धातुओं और सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। जो धातु होती है, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं प्रायः सभी जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं बल्कि ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं। तो ऑक्साइड का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया हुई, वैसे ही सिलिकॉन के ऑक्साइड है। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट अन्य खनिजों के रूप में भी ये पाई जाती है। जैविक अणुओं में भी उपस्थित होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है जो शरीर को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, वसा है, लिपिड जिसे आप कहते हैं। तो इन सब में ये आवश्यक घटक है, आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य घटक। लेकिन हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये टोटल ऑक्सीजन या नेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन के लेन देन और पुनर्चक्रण को ही देखेंगे। तो ऐसी ऑक्सीजन की मात्रा जो कि वायुमंडल को संतुलित बनाए रखती है, संतुलन को बनाए रखती है, उसी को हम यहाँ पर देख पाएंगे। ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। पहली तो सबसे प्रमुख प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने में इस्तेमाल होता है। दूसरा दहन में इस्तेमाल होता है, किसी भी तरह की आग हो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती है, ठीक, तो दहन की प्रक्रिया में होता है। और तीसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने में होता है। नाइट्रोजन जब जमीन पर उतरती है उससे पहले ही उसमें ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया हो गई रहती है। आपने पीछे वाले लेक्चर को अगर देखा होगा जिसमें इन्वायरमेंट को डिस्कस किया गया था, मतलब ये भूजैव रासायनिक चक्र को, तो वहाँ नाइट्रोजन साइकिल कैसे स्टार्ट होता है ये हमने बात की थी। हमने ये देखा था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन वो ज़मीन तक पहुँचती कैसे है, तो पहुँचने का वही रास्ता होता है, मतलब और भी कई मार्ग हैं लेकिन वो मुख्य मार्ग होता है कि बादल जो है वो आपस में टकरा रहे हैं जिसकी वजह से भयंकर कड़कड़ाहट हो रही है और चमक उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है।
और इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इस परिस्थिति का निर्माण करता है कि दो अणु आपस में जुड़ने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन और उपस्थित जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है वो आपस में संपर्क करती है और वर्षा के जल के साथ दोनों मिलकर जब यौगिक बना लेते हैं तो नीचे उतरते हैं और मिट्टी तक जाते हैं और वहाँ से फिर स्थिरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो प्रोसेस है। अब यहाँ ये भी कहा गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसी के द्वारा इसके लौटने की विधि जो है वो संपन्न हो पाती है। एकमात्र यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये वापस लौट पाती है। तो अब आप सोच कर देखिए कि कितना मुश्किल है। प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? उत्पादक करेंगे, और उत्पादक हमारे पूरे पर्यावरण में हरे पौधे हैं, ठीक। और हरे पौधों की तादाद कितनी कम होती जा रही है, तो इसके वापस लौटने का रास्ता खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। अब यहाँ आप चित्र देखें, चित्र में बताया गया है कैसे लौटती है और कहाँ से लौटती है। तो ये ऑक्सीजन चक्र का सामान्य चित्र है जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ हरे पौधे हैं जो कि मुख्य भूमिका इसमें निभाते हैं। ये बेचारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपना भोजन बनाने का काम कर लेते हैं, जहर खुद पी लेते हैं और हमें अमृत लौटा देते हैं। अमृत हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन वापस वायुमंडल में रिलीज़ कर देते हैं, जिसे कि जीवधारी अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें पशु जो है वो सांस लेने का काम करते हैं इस ऑक्सीजन में, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऑक्सीजन बन रही होती है। तो सूर्य ही ऑक्सीजन बनाने के लिए हरे पौधों में निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। हरे पौधे इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि जीव जंतु इस ऑक्सीजन को सांस लेने की क्रिया के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, और बदले में जो वेस्ट मटेरियल है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है, यानी वापस लौटने का एकमात्र स्रोत है, और इसी को हम खाते जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों में मकान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भूत लोगों के ऊपर सवार हो गया है, चाहे वो सड़क बनवाने का भूत हो या अपने निजी खुद के मकान बनवाने का भूत हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर देखने के लिए आया है। तो पेड़ लगाने वाली जो टेंडेंसी है वो और कम होती जा रही है। उसमें सरकार भी जिम्मेदार है और लोग भी जिम्मेदार हैं, और मूल रूप से उत्तरदायी है पॉपुलेशन। आबादी इतनी बेहिसाब बढ़ रही है कि लोग अपने पेट पूजा तक ही समझ पा रहे हैं। हरे पौधों की चिंता किसी को नहीं। अभी अगर एक खेत को उजाड़कर या एक बगीचे को उजाड़कर फैक्ट्री खोलनी हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स खोलना हो तो लोग बड़े शौक से वहाँ पर आ जाएंगे, आरा मशीन लगवा लेंगे, बुलडोजर तैयार करवा लेंगे। लेकिन अभी हरे पौधे लगवाने हो तो किसी की वहाँ टोह भी नहीं लगेगी। तो ऐसी मानसिकता लोगों की हो गई। विवशता भी है और मानसिकता भी है, दोनों चीज़ें। मानसिकता अगर अच्छी हो जाए ना तो फिर विवशता कहीं टिक नहीं पाएगी। पौधे लगाने के लिए लोग जगह खोज लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। भारतीय कला और संस्कृति। पर्यावरण को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसके लिए जागरूक हो सकें, और जागरूक सिर्फ किताबों में नहीं, सक्रिय तौर पे अपने निजी जीवन में। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप कुछ हरे पौधे लगाएंगे। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। अब इसमें हमने प्रतिनिधि सूची पीछे भी देखी थी। अब यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे तो जो अमूर्त विरासतें हैं वो कुल मिलाकर 13 हैं। उसमें से पहला तो कुडियाट्टम है, संस्कृत नाट्य कला। 2008 में इसको शामिल किया गया था लिस्ट में। और केरल के जो चकियार हैं, असल में ये हिंदुओं की एक उपजाति है, इसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य और नाटक का ये समावेश है। पुरुषों की इसमें भूमिका होती है, इसमें महिलाएं नहीं होती। इसके बाद रामलीला है। रामलीला को हमने 2008 में शामिल किया था, और ये लोकप्रिय लोक अभिनय कला है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये देन है। रामचरितमानस की जब उन्होंने रचना की तो उसके बाद उसका घूम घूम कर ये पाठ किया करते थे, लोगों को उसकी चौपाइयाँ गाकर सुनाते थे, और काफ़ी सरल था, अवधी भाषा में लिखा गया था, तो आम जनता समझ सकती थी। और इसका जब मंचन किया जाने लगा, मतलब उन्होंने ही ये नाटिका आयोजित की, तो लोग और रुचि से इसमें भाग लेने लगे। तो ये रामलीला वहीं से चल निकली। तो उत्तर भारत में इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। और दशहरे से पहले रामायण के गीतों, नृत्यों और संवादों को इसमें अभिनीत किया जाता है। और थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, रामायण के नहीं बल्कि रामचरितमानस के, दोनों में फ़र्क है। वेद पाठ की परंपरा ये 2008 में सम्मिलित की गई थी। और वेदों की वाचिक परंपरा में वेद मंत्रों के पाठ अनेक प्रकार से किए जाते हैं। इसके अलग अलग स्वर होते हैं, धुन होती है। मंत्र जो होते हैं ना वो बड़े ही वैज्ञानिक होते हैं। जैसा आप उसका सुर निकालेंगे, जैसा निर्धारित सुर है, तो उसके हिसाब से उनसे मनचाहा काम लिया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद रम्मन को आप देख रहे हैं, ये धार्मिक उत्सव और गढ़वाल क्षेत्र का एक परंपरागत रीतिगत नाट्य कला है। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, पैखंडा वैली, वहाँ के सलूर डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है मुडियेट्टू, 2010 का है। पारंपरिक रीतिगत नाट्य कला है। केरल राज्य में संपन्न किया जाने वाला लोक नृत्य और नाटक है। देवी कालिका और दारिका राक्षस के बीच में जो युद्ध हुआ था, मतलब काली देवी और दारिका नाम के दैत्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो एक पुराणों में वर्णित कथा है। भागवत पुराण है, मतलब देवी भागवत पुराण है असल में। तो उसमें ये वर्णन है कि देवी का युद्ध इनसे होता है और देवी जो है वो बहुत क्रुद्ध हो जाती है और अंत में राक्षस का वध कर देती है। तो वो कथा जो है उसको यहाँ पेश किया जाता है मंचन के माध्यम से, यानी नाटिका के माध्यम से। इसके बाद कालबेलिया है। ये सपेरों के द्वारा आयोजित किया गया था। जनजाति है सपेरों की, और सर्प के समान इसमें अपनी चाल भाव भंगिमा को बनाकर और सर्प के समान ही कपड़े पहनकर ये नृत्य को प्रस्तुत करते हैं।
इसके बाद आप छऊ नृत्य को देख रहे हैं। तो छऊ नृत्य जो है एक जनजातीय युद्ध कला नृत्य है। छऊ का मतलब छाया होता है, परछाई। और ये 3 राज्यों में विकसित हुआ है। इसकी उत्पत्ति का अलग अलग चरण था। इसमें पुरुलिया छऊ है जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है, सरायकेला छऊ है जो कि झारखंड में, और मयूरभंज छऊ जो है ये उड़ीसा में फेमस है। ठीक, इसके बाद लद्दाख का बौद्ध पाठ आप देख रहे हैं, 2012 का ये शामिल हुआ है। और इसका संबंध ट्रांस हिमालयी जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ से है। और 2 उप संप्रदाय यहाँ पे हैं। एक तो महायान है उधर, तो महायान बुद्धिज्म तो दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म के रूप आप देखते हैं ज़्यादातर यही दिखाई देता है। उसके अलावा वज्रयान का भी वहाँ पे प्रसार है, तंत्र मंत्र वाली जो शाखा है। ठीक, लद्दाख और उधर तिब्बती रीजन जो है वहाँ जो बुद्धिज्म है उसमें तंत्र मंत्र के भी अवशेष आप देखते हैं। तो मंत्रों का जाप होता है, तंत्र मंत्र अर्थात मंत्रों का वहाँ भी जाप होता है, और घरों के भीतर या मठों के पुजारियों के द्वारा इसको किया जाता है। इसके बाद है संकीर्तन। संकीर्तन को 2013 में शामिल किया गया था, और मणिपुर की रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला के अंतर्गत ये आता है। वैष्णवों के जीवन, जो मणिपुर में रहने वाले विष्णु के उपासक थे, उनके जीवन, धार्मिक अवसरों और विभिन्न अवस्थाओं को चित्रित करने, चिन्हित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। जडियाला गुरु जो कि पंजाबी थे, उनके ठठेरों के द्वारा, चूंकि वो खुद एक ठठेरा थे यानी बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे, तो उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाला जो एक प्रतिष्ठित शिल्प है उसको मान्यता मिली थी 2014 में। ये एक मौखिक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जिसे वैदिक अध्ययन होता था, ठीक वैसे ही। ठीक, तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा में ये श्रुति आधारित चलता है, मतलब गुरु ने अपने चेलों को सिखाया और चेले जो हैं वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। नवरोज 2016 में शामिल किया गया। पारसियों का ये नववर्ष है, मतलब नववर्ष का आरंभ यहाँ से होता है। वसंत उत्सव के तौर पे कश्मीरी समुदाय इसको मनाता है, और पारसी मत इसमें पर्यावरण के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हैं। तो पारसी जो है वो इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब पर्यावरण के प्रति काफ़ी मित्रवत बर्ताव रखते हैं। योग हमारी ही देन है, मतलब भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की देन है योग भी एक दर्शन है, आपने देखा। तो व्यक्ति में आत्म अनुभूति का निर्माण करना ये योग का मूल उद्देश्य है। आसन चाहे जो भी हो, योगासन में तमाम आसन है, आप जानते भी होंगे उनमें से कुछ के बारे में, लेकिन योग का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, या खुद को, अपने मस्तिष्क को, जो भटका हुआ मन है उसको अपनी अंतरात्मा से जोड़ना, ताकि हम अपनी इनर सोल की आवाज़ को सुन सकें, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके द्वार खोल सकें। ये है योग। और जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक आप सच्चा योग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आसन कर रहे हैं, यानी शरीर को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो मुद्राओं, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप और अन्य तकनीकों के द्वारा ये नियंत्रित होता है। परंपरागत रूप से इसे गुरु शिष्य परंपरा की मान्यता से या उसी माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। गुरु अपने शिष्यों को सिखाएं, शिष्य अपने शिष्यों को सिखाएं। कुंभ मेले को शामिल किया गया था 2017 में, और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हिंदू तीर्थस्थल के तौर पे, तो पवित्र नदी का मतलब क्या है? संगम, कम से कम प्रयागराज के लिए संगम। और बाकी जो कुंभ का आयोजन होता है तो अन्य स्थानों पे, जैसे सिंहस्थ कुंभ है तो छिप्रा और अन्य नदियों के तट पे आयोजित होता है, लेकिन जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम वाला कुंभ है, अगर उसको हम देखें तो ये प्रयागराज में होता है। और वैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगहें हैं। उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, और इलाहाबाद में 6 वर्ष के अंतराल पर भी एक बार आयोजित हो जाता है, जिसे अर्ध कुंभ पहले कहा जाता था, अब सरकार ने उसे कुंभ कर दिया है, और जो मुख्य कुंभ था उसको महाकुंभ कर दिया है। नासिक और उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा दोनों जगह। और प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेला ही कहा जाता है, 6 साल के बाद भी आयोजित होता है, अर्ध कुंभ या कुंभ उसको कहते हैं। 3 साल बाद, यहाँ पे देखिए रेंज दी हुई है, प्रयागराज में कुंभ जो है वो हरिद्वार में कुंभ के 3 साल बाद लगता है, और नासिक और उज्जैन में जो कुंभ है वो 3 साल पहले ही मना लिया जाता है। तो 1-1 वर्ष का अंतराल इनके बीच में रहता है। अब कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इसमें आज हम देखेंगे रोग कारक, नियंत्रक और फसलें, मतलब फसल को कौन सा रोग लगता है और नियंत्रण के लिए क्या उपचार करना चाहिए। तो भाई धान में लग जाता है भूरी पत्ती वाला रोग, मतलब पत्ती जो है उस पर भूरा भूरा धब्बा पड़ जाता है, इसको हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। और खड़ी फसल में, जो धान की खड़ी फसल है उसमें जिंक, मैग्नीज, कार्बामेंट, ये 2 किलोग्राम हर हेक्टेयर जमीन में छिड़कना होता है। मतलब 1 हेक्टेयर का अगर आपका खेत है तो उसमें 2 किलो लगेगा। और ये याद रखना होता है कि भाई सिंचाई उसके आसपास ना की गई, मतलब ये नहीं कि आपने धान में खूब पानी भर दिया और उसके बाद इसको छिड़क दिया तो व्यर्थ है। उसके बाद धान में ही एक और रोग लगता है जिसको कि जीवाणु झुलसा कहते हैं। और 500 ग्राम ये आप देख रहे हैं 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, जिसे कि जैंथोमोनास ओराइजी कहा जाता है, उसको आवश्यक मात्रा में, मतलब यहाँ मात्रा तो दे ही दी है कंपोजिशन, तो उसके हिसाब से मिक्स करके पानी में मिलाकर छिड़का जाता है। 2 से 3 बार छिड़काव करना होता है, और प्रति हेक्टेयर फसल में अगर ये छिड़काव किया जाता है तो उसके बाद जो जीवाणु झुलसा है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। शीत झुलसा, इसमें 1 किलोग्राम बारबेंडिज्म जो है ये 100 लीटर पानी में घोला जाता है। रेशियो क्या है? 1 और 100 का है। पानी जो है वो 100 लीटर रहेगा तो उसी हिसाब से 1 किलोग्राम ये रहेगा, और दोनों को मिलाकर इसका जो घोल है वो छिड़का जाता है।
झोंका रोग जो है ये असल में पिरुकुलेरिया ओराइजा के द्वारा होता है। शीत झुलसा की भांति ही इसमें भी उपचार किया जाता है। खैरा रोग धान में काफ़ी प्रचलित है और ये कोई जीवाणु या विषाणु से नहीं होता है, ये कमी से होता है, हीनता जन्य है। जस्ते की कमी से हो जाता है, तो जब जस्ते की कमी से हुआ है तो जस्ता खिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम लेते हैं और उसके साथ लेते हैं 25 किलो बुझा हुआ चूना। ये नहीं कि वो जगा हुआ चूना डाल दें ताकि पौधा जल जाए। तो बुझा हुआ चूना लेते हैं और दोनों को मिला लेते हैं करीब 1000 लीटर पानी में। ठीक 1000 लीटर पानी रहेगा और उसमें आपको 25 किलोग्राम बुझा चूना मिलाना है और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना है और मिलाकर उसको हजारे में भरना है और छिड़क देना है, या जो भी आप छिड़कने का साधन रखते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कने का अलग साधन होता है, तो उससे आप छिड़काव कर दें। ये प्रति हेक्टेयर का इलाज है। मक्के को देख लेते हैं। धान का रोग हमने दूर कर दिया है। मक्के में पहला तो तुलसीता रोग लगता है और ये भी कमी से होता है। तो इसमें करना क्या होता है कि जिंक मैग्नीज को मिलाकर, मतलब जिंक मैग्नीज की करीब 2.5 किलोग्राम मात्रा जो है वो आवश्यक जितना आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसमें पानी का कोई निश्चित अमाउंट नहीं है, बहुत गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए, और पर हेक्टेयर इसमें छिड़कना होता है। झुलसा रोग लगा है तब भी यही उपचार करेंगे। और तना अगर सड़ने लगा है मक्के का तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, स्टेप्टोसाइक्लिन, यहाँ पर स्टेप्टोसाइक्लिन और एग्रीमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक हैं, जीवाणुरोधी। तो स्टेप्टोसाइक्लिन ये 10 ग्राम लेंगे और 50 किलोग्राम लेंगे एग्रीमाइसिन, या फिर अगर वो नहीं है तो प्लांटोमाइसिन ले लेंगे, उसका 100 ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी और उसको पर हेक्टेयर छिड़कना पड़ेगा। इसके बाद बाजरा, बाजरे में अर्गट लग जाता है, ये क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला के द्वारा होता है, इसका कारक यहाँ पे दिया हुआ है। बीज बोने से पहले ही इसका उपचार कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में इसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो बीज बोने से पहले 20% नमक के घोल में डुबोकर जो इसके लेरिशिया होता है उसको स्वस्थ बीज से अलग कर देना होता है। और फूल आने पर मैंकोजेब, ये करीब 75% जो WP की 2 किलोग्राम मात्रा होती है उसको पर हेक्टेयर छिड़काव करना होता है। अब ऐसा है कि देखिए इसमें अर्गट अगर बाद में पकड़ लिया तो फिर ये काम नहीं करेगा मैंकोजेब, इसमें बीज का उपचार करना ज़रूरी होता है। बीज ही रोगी अगर आप रोप देंगे तो जो पौधा है वो अपने आप रोगी होगा। इसके अलावा बाजरे में कंड रोग लग जाता है, जिसे कंडुआ कहा जाता है। तो इसका और कोई उपचार नहीं है भाई, रोग पकड़ लिया है तो पौधा खराब हो गया है, जो रोगग्रस्त बालियां हैं उनको अलग कर दीजिए, काट के बाहर कर दीजिए, और जो स्वस्थ बालियां हैं उनको पकड़े ना ये। फिर इसके लिए कार्बोक्सिन वेटावैक्स आता है, उसको 2 ग्राम या मतलब 2 ग्राम की मात्रा उसकी लेके पर किलोग्राम बीज दर से बीजोपचार कर लीजिए। तो इसमें भी शुरुआती इलाज ही किया जाता है, यानी बाजरे का जो बीज आप बो रहे हैं उसी का पहले उपचार करके तब उसको लगाइए, यही एकमात्र समाधान है। इसके बाद गेहूं को देख लीजिए भाई, इसमें करनाल बंट सबसे पहले दिया है जो कि नियोवोरिया या नियोवोसिया इंडिका के द्वारा लगता है, और बीज को करीब 2.5 ग्राम, मतलब ये मात्रा दी हुई है, 2.5 ग्राम बीरम या बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित किया जाता है। तो इसमें करनाल बंट से बचने का तरीका यही है कि बीजोपचार कर दिया जाए, यानी बीज को उपचारित कर लिया जाए। अनावृत कंडुआ जिसे कि लूज स्मट कहा जाता है, ये एस्टिलेगो न्यूडा ट्रिट्रिसाई की वजह से होता है, और बीज बोने से पहले इसमें भी उपचार करना ही एकमात्र समाधान है। बाद में कोई भी दवा ठीक से काम नहीं करती है, रोग पूरी तरह से जाता नहीं है, पैदावार प्रभावित होती है। तो बीजोपचार के लिए वीटावैक्स की करीब 2.5 ग्राम मात्रा जो है उसको बीज को उपचार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सेहू लग जाता है गेहूं में, तो सेहू जो है इसके लिए इसे एगुइना ट्रिट्रिसाई की वजह से ये होता है। और एगुइना ट्रिट्रिसाई नेमेटोड, ये एक सूत्रकृमि होता है, मतलब धागे जैसा कीड़ा होता है, और इसके द्वारा ये होता है। तो बीज बोने से पहले नमक के घोल में डालकर, मतलब सोडियम क्लोराइड में भिगोकर उपचार किया जाता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये झुलसा रोग होता है, मैंकोजेब इसमें छिड़कना पड़ता है, फफूंदनासी होता है मैंकोजेब, तो फफूंद की वजह से ये होता है, सीधी बात है। और 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये करीब 800 लीटर, या कभी कभी किसान जो है वो 1 लीटर में भी घोल देते हैं, तो उसमें घोल कर छिड़कना होता है। इसके बाद गेरुई रोग, इसे रतुआ भी कहा जाता है, झुलसा की तरह ही इसका उपचार किया जाता है, कोई अलग उपचार नहीं है, और झुलसा में गेरुई की भांति किया जाता है, मतलब दोनों में एक तरीके का उपचार होता है। अच्छा, जौ में क्या करते हैं, तो जौ के लिए आप देख रहे हैं कि आवृत कंडुआ जो रोग होता है ये एस्टिलोगो हार्डियाई के द्वारा होता है, मतलब इसकी वजह से होता है, और करीब 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीजोपचार कर लेना चाहिए और इससे ये दूर हो जाता है। पत्ती का धारीदार रोग ये हेलमिन्थोरोस्पोरियम ग्रैमिनिस के द्वारा होता है, इसका जो कारक यहाँ जीव है, आवृत कंडुआ की भांति ही इसका भी उपचार होता है, मतलब दोनों के लिए वही सेम चीज़ है, थीरम जो है उसको बीजोपचार के लिए इस्तेमाल करना है। जौ के बाद हम देखेंगे तोरिया को और सरसों को। तो इनमें जो झुलसा रोग लगता है उसके लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट इस्तेमाल किया जाता है, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से करीब 1 लीटर पानी में, माफ कीजिए 1000 लीटर पानी में घोल कर इसको छिड़कना होता है। तुलसीता और गेरुई में भी वही काम करना होता है, वही सेम उपचार काम कर जाता है। मटर मसूर और चना जैसे जो दलहन है उनमें बुकनी रोग लग जाता है, इसके अलावा रतुआ लगता है। तो बुकनी रोग अगर लग जाता है तो फिर सल्फर का पाउडर छिड़कना पड़ता है, और 3 किलोग्राम सल्फर का पाउडर 1 हेक्टेयर में आपको छिड़क देना चाहिए, बराबर छिड़काव करना चाहिए। रतुआ रोग में मैंकोजेब छिड़कना होता है, कवकनाशी।
उकठा रोग में बीजोपचार करना ही एकमात्र उपचार है, नहीं तो बाद में अगर उकठा रोग लग गया तो जड़ें नष्ट हो जाती हैं। तो कार्बेंडाजिम जो है इसको पर किलोग्राम बीज का उपचार करने के लिए मतलब 2.5 ग्राम जो कार्बेंडाजिम है उसको बीजोपचार में इस्तेमाल करना चाहिए। हर किलोग्राम बीज में करीब 2.5 ग्राम ये इस्तेमाल होता है। तुलासिता को अगर देखिए तो रतुआ की भांति ही इसका उपचार होता है। और सफ़ेद विगलन आप देख रहे हैं तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई देता है। तुलासिता को आपने देखा रतुआ की भांति उपचार होता है। सफ़ेद विगलन आपने देख लिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पनपता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जो मटर मसूर चने की खेती होती है उसमें गंधक का घोल छिड़कना पड़ता है। मतलब गंधक सीधा नहीं छिड़केंगे, पानी में डाइल्यूट करके तब छिड़का जाता है। करीब 0.3% गंधक रहेगा और इसी हिसाब से पानी का ज़्यादा अमाउंट रहेगा, वो छिड़का जाता है। झुलसा रोग के लिए थीरम का उपचार करना पड़ता है बीज में, और बीज गलन अगर हो रहा है तो भी यही काम करना पड़ेगा। आलू के लिए देख लेते हैं। तो आलू में 2 तरह का झुलसा रोग लगता है, एक तो अगेती होता है, दूसरा पछेती होता है, जो अंगमारी आप देखते हैं। तो मैंकोजेब का ही इसमें छिड़काव किया जाता है। पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 किलोग्राम यहाँ छिड़कना पड़ता है और 10 से 15 दिन के अंतराल पे बार बार करना होता है जब तक कि रोग दूर ना हो जाए। गन्ने के लिए रेड रॉट जो तना सड़न रोग होता है ये कोलेट्रोइकम फॉल्केंटम की वजह से होता है और इसमें निरोग बीज रोपना ही एकमात्र उपचार है। अगर बीज में कोई रोग नहीं है तो ये रोग बाद में नहीं पकड़ता है, लेकिन बीज अगर रोगी है तो ये रोग जो है ये पौधा जब बड़ा होता है तो उस पर हावी हो जाता है। टमाटर में पर्ण कुंचन होता है, यानी जो लीफ है वो कैसी हो जाती है, करली, यानी मुड़ जाती है। तो इसमें वायरस की वजह से ये हो रहा होता है और वायरस का कोई स्थायी उपचार है नहीं, तो इसलिए पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। भिंडी वाला देखें, इसमें येलो वेन मोजैक ये रोग होता है, ये भी वायरस से होता है। और वायरस वाले रोगों में पौधे को नष्ट करना मतलब जो संक्रमित पौधा है उसको नष्ट कर देना सबसे अच्छा उपचार होता है। आम में बहुत तरह के रोग लगते हैं। एक तो गुच्छा रोग होता है और इसमें होता यह है कि जो फूल तथा प्ररोह हैं वो कायदे से बढ़ नहीं पाते और गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक टिप जिसे कि कोयली लगना कहा जाता है, तो पूरे जो कोपलें होती हैं आम की और जो बौर होते हैं वो सब कोयले जैसे हो जाते हैं, मतलब काले काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा उन आम के वृक्षों के साथ होता है जिनके आसपास कोई चिमनी, भट्ठी या फिर भट्ठा होता है जो कि ईंट वगैरह पकाने का काम करता है। मतलब बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड के जो यौगिक हैं उनका वहाँ से उत्सर्जन हो रहा होता है, तो इससे आम के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में फिर कोई उपचार ही नहीं है, पौधे वहाँ से नष्ट होने ही होने। इसके बाद आप देखें एकांतर फलन समस्या, आपने देखा होगा ईंट भट्ठे जहाँ पर भी लगे हैं, अगर आसपास कोई आम का बगीचा है तो देर सवेर करके नष्ट हो गया है। एकांतर फलन की समस्या ये पोषक तत्वों की कमी और संतुलित पोषण से होती है, मतलब संतुलित पोषण नहीं मिलने से होती है, तो उसके लिए बैलेंस डाइट इन्हें देनी चाहिए। और स्पंजी रोग जो है ये शारीरिक क्रियात्मक रोग है, तो इसमें भी अगर आप उसे जो आम का पौधा है उसे सही तरीके से न्यूट्रिएंट देते हैं तो ये रोग नहीं होगा। इसके बाद है एथ्रेक्नोज, ये कवक की वजह से होता है। तो इसमें यह है कि जहाँ जहाँ कवक लगे हैं उस टहनी को छांट दीजिए, यही एकमात्र उपचार है। इसके बाद है केला, तो केले में लगता है एक तो पनामा रोग होता है, दूसरा बंकी टॉप होता है। तो पनामा जो है ये कवक की वजह से होता है और इसके लिए आपको जो उसका फसल चक्र है उसको बीच से ब्रेक कर देना चाहिए और कुछ समय बाद फिर से रोपना चाहिए। बंकी टॉप में वायरस से होता है, ये इसका जो कारक है वो वायरस है। पत्तियां छोटी और सकरी हो जाती हैं, किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, करली लीफ, तो इसमें भी पौधे को नष्ट कर देना चाहिए, कम से कम उन पत्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। सेब में स्कैब रोग लगता है और ये कवक की वजह से होता है। इसके अलावा एकांतर फलन की समस्या होती है जो कि पोषण अभाव से होती है। तो एकांतर फलन की समस्या जहाँ जहाँ होती है, जैसे आम में हो रही है, सेब में हो रही है और कई फलदार वृक्षों में ये दिक्कत देखने के लिए आती है, तो वहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिएंट ठीक करने की वजह से ये ठीक हो जाता है। लेकिन स्क्रैब की जो समस्या है असल में कवक जनित होती है, तो इसमें भी आपको एंटीबायोटिक उपचार या जो कवकनाशी है उनका उपचार करना पड़ता है, पानी में मिला के डाइल्यूट करके छिड़कना पड़ता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो यहाँ तक हमने पौधों में होने वाले कुछ रोगों को देखा और रोग के साथ उसके उपचारों को देखा। अब सामान्य हिंदी में एक बार फिर से घुस गए हैं, पर्यायवाची शब्दों को कुछ देखेंगे, जैसे कि पंख यानी कीचड़, तो कीचड़ का कीच भी होता है, गांव में किच कहते हैं, और करदम भी बोलते हैं, गारा भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। पंकिल, देखिए पंख से ही बना है पंकिल, तो इसका मतलब गंदा, मटमैला, मलिन, म्लान, मतलब मटमैली जो चीज़ है उसको पंकिल कहते हैं। पंथ का मतलब रास्ता होता है, तो रास्ता तो इसका पर्यायवाची है ही है, उसके अलावा मार्ग है, डगर है, पथ है, राह है, ये सब है। पंथ का होता है धर्म, संप्रदाय, मत, ये सब पर्यायवाची है। पकड़ने का, कैद करना, बंदी बनाना, गिरफ्तार करना इत्यादि। पछतावे का पश्चाताप, प्रायश्चित, अनुताप, ग्लानि, संताप इत्यादि। पटरानी का क्या हो जाएगा, राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी, प्रमुख रानी, ये सब है। पटु का क्या होगा, इसे साफ कर लेते हैं और आराम से देखिए। हाँ, पटु का क्या होगा, दक्ष हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, होशियार, पारंगत और निष्णात भी हो सकता है। पड़ोसी का प्रतिवासी और प्रतिवेशी दोनों होता है, इसके अलावा हमसाया भी होता है। पढ़ाई का पठन पाठन, अध्ययन और विद्याभ्यास है। और पताका का झंडा, ध्वजा, ध्वज, फरहा, ये फरहरा है असल में, और निशान, केतु इत्यादि। पत्तन का वैसे तो मतलब होता है तटीय नगर,
लेकिन यहाँ पर नगर, नगरी और शहर, पुरपुरी के इत्यादि नाम से, मतलब पर्यायवाचियों के नाम से इन्हें देखा जा सकता है। पत्थर के पर्यायवाची में पाषाण, अश्म, संग भी कहा जाता है। प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल, उपर, ग्रावा, ये सब बोलते हैं। पत्र का पर्यायवाची खत, चिट्ठी, पाती, और पति का भर्ता, वल्लभ, भतारी, आर्यपुत्र, ईश, स्वामी इत्यादि। इधर वाले भी देख लेते हैं। तो इधर वाले में पसीने का आप देख रहे हैं, श्रमकण होता है, श्रम सीकर होता है, प्रस्वेद होता है, प्रस्विन्न भी होता है। इसके बाद पांडुलिपि का आप देख रहे हैं, हस्तलिपि, मसौदा और पांडुलेख। पाखंड का क्या होगा? ढोंग हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा, प्रपंच हो जाएगा, ढकोसला हो जाएगा और आडंबर हो जाएगा। पागल का दीवाना, बावला, विक्षिप्त, उन्मत्त। पाणी का हाथ, कर, हस्त। पाप का अध, पातक। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं गुनाह, अपकर्म और कलुष। पान का तांबूल, नगरवेल, नागबेल्ली, पर्णलता, सप्तशिला, नागिनी पत्र और मुखभूषण भी बोलते हैं। पाला का प्रलय, इसके अलावा निहार, तुषार, हिम, ये सब होता है। पार्वती का बहुत सारा पर्यायवाची है, इसमें आप देखें उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनासुता, हेमवती, चंडी, मृणानी और अपर्णा, शिवानी, शैलजा और भी बहुत सारे नाम हैं। पिता का जनक, बाप, तात, वालिद, पितृ, ये सब है। इसके बाद पुत्र का आप देख रहे हैं, ये तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, तनुज, नंदन, लाल, वत्स, ये सब है। पुत्री का क्या हो जाएगा? तनया हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, सुता हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, बेटी, दुहिता, तनुजा, नंदिनी। और पिक का क्या होगा? कोयल, कोकिला, कलकंठ, वसंत दूती, श्यामा, कलापी, काकपाली, असल में ये एक में है, कौआ इसको पालकर बड़ा करता है, तो काकपाली और वनप्रिय। पीछे का जो पर्यायवाची है उसमें बाद में, अनंतर, फिर, उपरांत, पश्चात, के पीछे, तदुपरांत, तत्पश्चात। पीड़ा का व्यथा, तकलीफ, दर्द, वेदना, यंत्रणा, यातना। और पुंज का राशि, ढेर, समूह, जमाव, अंबार इत्यादि। पुरातन का प्राचीन, पुराना, प्राक्त, पूर्वकालीन, भूतकालीन, प्राककालीन, ये सब है। और पुष्कल का, पुष्कल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इफरात, ढेर सारा, अतिशय, अनंत, प्रचुर, विपुल, अधिक, इस तरह के पर्यायवाची होंगे। और इधर हमने देखा था पति तक का, यहाँ पे पर्यायवाची देखा था। पत्नी का हो जाएगा भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वल्लभा, वामा, धरनी, प्रिय, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगिनी, बहु, जोरू, घरवाली, औरत, बहुत सारे हैं इसमें। पंडित का क्या होगा? सुधी, विद्वान, कोविद भी बोलते हैं, और बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विलक्षण, विज्ञ, सुविज्ञ। पर्वत के जो पर्यायवाची है उसमें भूमि, भूमिधर भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं, गिरि बोलते हैं, शैल, नग, भूमिधर, यहाँ वही दे दिया है। मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, तुंग, अद्री, ये सब है। पवन के पर्यायवाची में वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, प्रभंजन, समीरण, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नवप्राण, मृगवाहन, ये सब है। पुष्कल के आपने देख लिए हैं। पुष्टि का हो जाएगा समर्थन, हिमायत, अनुमोदन, पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना, वंदना, इबादत, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। और पूज्य का पर्यायवाची आराध्य, अर्चनीय, उपास्य, वंद्य, वंदनीय, पूजनीय, ये सब है। और देख लीजिए पक्षी के पर्यायवाची में द्विज हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, विहग हो जाएगा, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पक्षी, डिम्बज। पथ्य के पर्यायवाची में भोजन, आहार, भोज्य पदार्थ इत्यादि। पथिक के जो पर्यायवाची है उसमें आप देखें तो मुसाफिर, यात्री, राही, पंथी, बटोही, बटाऊ, बटोई, ये सब है। राहगीर भी बोला जाता है। पद की पर्यायवाची में पाँव है, पद है, इसके अलावा चरण, पैर, पग, पगु, कदम, ये सब होते हैं। परशुराम के लिए पर्यायवाची जो है इसमें भृगुसुत, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, इसलिए रेणुका इनकी माता का नाम था, तो रेणुका तनय इन्हें कहा जाता है। भृगुनंदन कहते हैं, परशुधर कहते हैं, भार्गव कहते हैं। इनका मूल नाम राम था, बाद में इन्हें परशु जब प्राप्त होता है भगवान शिव से तो इनका नाम हो जाता है परशुराम। परंतु का जो पर्यायवाची है उसमें किंतु, मगर, लेकिन, पर, ये सब है। पूर्ण का पर्यायवाची अगर आप देखें तो पूरा, सकल, समूचा, कुल, सारा, समग्र, संपूर्ण। प्रख्यात के पर्यायवाची में आप देखें प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, विश्रुत, नामवर, यशस्वी, नामी, लब्ध, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित। प्रगति के पर्यायवाची में विकास, उन्नति, बढ़ती, तरक्की, श्रीवृद्धि। प्रगल्भ के पर्यायवाची में अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, गर्वीला, दम्भी। प्रचंड के पर्यायवाची में भीषण, भयानक, खौफनाक, भयंकर, उग्र। ये उर्ग नहीं है, उग्र है असल में। इसके बाद आप देखें प्रचुरता का बहुलता, बहुतायत, प्रभुतता, इफरात, आधिक्य। और प्रजा के पर्यायवाची में जनता, रैयत, रियाया, जनलोक। प्रजातंत्र के पर्यायवाची में जनतंत्र, लोकतंत्र, जनगण, ये सारे आते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।